फ्रेंड्स, मैं आप सभी का आपके चैनल द इंस्टीट्यूट एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लूसेंट से भौतिक विज्ञान में पार्ट 5 पढ़ेंगे। 4 पार्ट हमने पहले ही अपलोड कर दिए हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लीजिए। हाँ दोस्तों, पहले के जो 3 पार्ट हैं मैंने बुक से स्कैन करके उनको बनाया था। अब मैंने प्रिंट करके बाकायदा अच्छे से शब्दों में लिख के टाइप करके बनाया है। ये थोड़ा आपको इंटरेस्टिंग देखने में भी लगेगा, सो इसलिए ये मैंने किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। पहला प्रश्न की पहली हेडिंग क्या है? सरल मशीन। इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं सिंपल मशीन। यह क्या होती है? यह मशीन जो है बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि सरल मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। किस पर? बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। आगे क्या है? सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जाता है, जैसे उत्तोलक, घिरनी, आनत तल, स्क्रू जैक आदि। सरल मशीन क्या है? सरल मशीन बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर, सरल मशीन कैसी युक्ति है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जाता है, जैसे उत्तोलक हो गया, घिरनी हो गया, आनत तल हो गया, स्क्रू जैक हो गया। क्या होता है कि मतलब ये किसी अन्य बिंदु पर बल रखा होता है, मतलब भार रखा होता है और हम किसी अन्य बिंदु पर बल लगाकर उसकी सहायता से उस भार को उठा सकते हैं। ऐसी मशीन को कहते हैं? सरल मशीन कहते हैं। और फ्रेंड्स, एक बात आपको बताना चाहता हूं कि अब जो है इसकी पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, बल्कि बुक आपके पास होगी, लेकिन जो पीडीएफ, जैसे ये मैटर देख रहे हैं कितना अच्छा इंटरेस्टिंग मैटर लिखा है दिखने में, तो ऐसी पीडीएफ आपको पढ़ने में भी थोड़ा रुचिकर लगेगी। इसलिए जो है ना, हमने पार्ट 4 में भी कमेंट में हमने उसकी लिंक दे रखी है पीडीएफ की, वहाँ से आप लिंक ओपन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जिससे आप पीडीएफ भी इसकी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। क्या है? आगे है उत्तोलक। इंग्लिश में इसे बोलते हैं लीवर। उत्तोलक क्या होता है? उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है। उत्तोलक क्या होता है? सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। उत्तोलक क्या होता है? उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। उत्तोलक में कितने बिंदु होते हैं? 3 बिंदु होते हैं। उत्तोलक में कितने बिंदु होते हैं? 3 बिंदु होते हैं। तो अब देख लीजिए एक बार दोबारा। उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं। अब ये 3 बिंदु कौन कौन से होते हैं उन्हें देखते हैं हम। तो उत्तोलक में कौन कौन से? पहला बिंदु क्या है आपका? आलंब, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फलक्रम भी पढ़ सकते हो या फुलक्रम भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आलंब क्या होता है देखते हैं। जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है, उसे क्या कहते हैं? आलंब कहते हैं। आलंब क्या है? जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है, उसे आलंब कहते हैं। तो आलंब क्लियर हो गया। अब आगे आते हैं। क्या है नेक्स्ट पॉइंट? आयास। आयास, इफर्ट। इसको आप कह सकते हो बल। इफर्ट मतलब प्रयत्न होता है ना, आप किसी चीज पे प्रयत्न करते हो, यानी कि अगर आप फिजिकली इफर्ट कर रहे हो, इसका मतलब है बल लगा रहे हो। यहाँ पे फिजिकल ही इफर्ट की बात आएगी, ठीक है। तो आयास, इफर्ट क्या होता है? उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उत्तोलक पर जो बल लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? आयास कहते हैं। आयास क्या होता है? उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। तो आयास बच्चों क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। आगे क्या है? भार। भार क्या होता है? देखिए भार, तीसरी लोड, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोड बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए भार क्या है? उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है अथवा रुकावट हटाई जाती है उसे भार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भार। यहाँ पे उससे लिखा है या नहीं, उससे होना चाहिए, यहाँ पे उसे भार कहते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? भार क्या है? उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है अथवा रुकावट हटाई जाती है, कोई भी रुकावट हो या उसके द्वारा जो बोझ उठाया जाता है, जहाँ पे
तो वो क्या है, उसे क्या कहते हैं, भार कहते हैं। एक बार दोबारा देख लीजिए, उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है अथवा रुकावट हटाई जाती है उसे क्या कहते हैं, भार कहते हैं। तो ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। अब आगे देखते हैं क्या दिया है, उत्तोलक के प्रकार। क्या दिया है, उत्तोलक के प्रकार दिया है। उत्तोलक के प्रकार, उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। उत्तोलक में कितने बिंदु होते हैं, 3 बिंदु होते हैं। कौन कौन से, आलंब, अयास, आलंब, अयास, भार। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अब ये देखिए उत्तोलक के 3 प्रकार के कौन कौन प्रकार हैं, देखते हैं उत्तोलक के 3 प्रकार कौन कौन से हैं। चलिए देख लेते हैं क्या है। पहला क्या है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता क्या है, देखते हैं। इस वर्ग के उत्तोलकों में आलंब F, आयास E तथा भार W के बीच में स्थित होता है। ये क्या बता रहे हैं, प्रथम श्रेणी के उत्तोलकों में जो आलंब F है, जो आलंब F है, ये किसके बीच में, E और W, यानी EW क्या है, E इफर्ट है, इफर्ट मतलब आयास, W मतलब वेट, मतलब बता रहे हैं वही चीज कि इस प्रथम श्रेणी, या कह सकते हो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक जो होते हैं, उत्तोलकों में आलंब F जो होता है, आयास E तथा भार W के बीच में स्थित होता है। इस प्रकार के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ क्या होता है, प्रथम कह सकते हो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ क्या होता है, 1 से अधिक होता है, 1 के बराबर तथा 1 से कम भी हो सकता है। यानी प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में जो यांत्रिक लाभ है आपका 1 से अधिक भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है, या 1 से कम भी हो सकता है। तो अब आप लोग देख चुके हो इफर्ट क्या होता है, देखने जाओगे भाई। आयास क्या होता है, यहाँ देखो क्या पढ़ा था आपने, आयास होता है उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, आयास कहते हैं। भार क्या था, उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है अथवा रुकावट हटाई जाती है उसे भार कहते हैं। आलंब क्या होता है, जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है उसे आलंब कहते हैं। तो यही चीज यहाँ देखिए, तो हमने क्या बताया, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक क्या है, इस वर्ग के उत्तोलकों में आलंब F, आयास E तथा भार W के बीच में स्थित होता है। इस प्रकार के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ 1 से अधिक, 1 के बराबर तथा 1 से कम भी हो सकता है। उदाहरण क्या है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के देखिए जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है ना, डिफिनीशन नहीं पूछी जाती है, या ये नहीं पूछा जाता कि आलंब बीच में होता क्या होता है, पूछा जाता है ये एग्जाम्पल्स दे दिया है, कैंची किस श्रेणी का उत्तोलक बता दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा। तो आप क्या बताएंगे, उसमें ऑप्शन दिया जाएगा प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तो आप उसमें से चूज करोगे जो सही ऑप्शन है। पिलास है, ये सब ऑप्शन से पूछे जाते हैं, मतलब ये क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे उदाहरण का, और इसकी डिफिनीशन नहीं पूछी जाती है। तो देख लीजिए, लेकिन डिफिनीशन ज्ञात होगी तभी आप जानोगे कि वो यंत्र या वो जो है मशीन उस श्रेणी की उत्तोलक है। अब जैसे कैंची है, कैंची में देखो आलंब क्या होता है, आलंब ऐसी चीज है जो बीच में रहती है, बता रहे ना आलंब कौन सा बिंदु, देखो यहाँ पे देखो, दोबारा देख लीजिए, आलंब क्या बता रहे हैं, जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है उसे क्या कहते हैं, आलंब कहते हैं। तो वही बता रहे जब आलंब बीच में होगा, ये आलंब मान लीजिए बीच में है, कैंची है, कैंची कैसे होती है, देख लीजिए ऐसे कैंची होती है, मान लीजिए ऐसे ऐसे मान लो कैंची है, ये हैं उसके मुट्ठे, और ये गोल गोल ये क्या है, ये होता है आपका का आलंब होता है। और ये यहाँ पे क्या आयास, इफर्ट यहाँ पर हम करते हैं ना, कैंची दबाते हैं, यहीं से तो इफर्ट करते हैं, देखो यहीं से तो हम इफर्ट करते हैं, ये क्या है, आयास है, यहाँ पे बल लगाते हैं। जो चीज़ जैसे हमें काटनी होती है तो यहाँ पर कपड़ा या कुछ भी होगा, कागज, तो यहाँ रखते हैं ना उसको, तो यही आपका क्या है, भार है, यही क्या है, भार है आपका। तो आप क्लियर हो गए ना कि ये क्या है, जो कैंची में बीच में जहाँ जो कहते हैं ना कि घूमती रहती कैंची, तो ये बीच वाला क्या आलंब हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ पे आयास इफर्ट लगाते हैं, जो भार जो कैंची के बीच में रखा जाता है उसे क्या कहते हैं, भार कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया ना। तो अब प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में कौन कौन से उदाहरण है, कैंची प्रथम श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण है। पिलास में भी देखो गोल गोल होता है, सिंडासी भी है, कील उखाड़ने की मशीन में भी देखो बीच में वो आलंब होता है, शीश झूला उसमें भी देखो बीच में वो होता है, साइकिल का ब्रेक में भी देखो बीच में, देखो अच्छे ध्यान दो, जो डंडा रहता है उसके सामने जो हैंडल होता है, देखना होगा ब्रेक में जो ब्रेक लगी रहती है आगे वाली, वो क्या होता है, बीच में होता है ना गोल गोल, उसी से ऑपरेट होती है ब्रेक। और हैंडपंप में देखते हो, हैंडपंप जो चलाते हैं तो बीच में वो होता है, उसी से सब कुछ होता है। तो वही समझ लो क्या क्या, कैंची प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, पिलास
प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है सिंडासी, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है कील उखाड़ने की मशीन, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है शीश झूला, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है साइकिल का ब्रेक, ये भी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, और हैंडपंप जो है ये भी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। अब आगे देखते हैं हम द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक क्या होता है, देख लीजिए यहाँ द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, इस वर्ग के उत्तोलक में आलम्ब F तथा आयास E के बीच भार W होता है। यहाँ पे क्या होता है, आलम्ब F इस तरफ कहीं होगा या किसी साइड भी होगा, E होगा और बीच में W होगा। यही बता रहे हैं कि बता रहे हैं द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आलम्ब F तथा आयास E के बीच भार W होता है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आलम्ब F तथा आयास E के बीच भार W होता है, जो दिख रहा है बिल्कुल साफ साफ। इस श्रेणी के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है। ये याद रखना, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि द्वितीय श्रेणी के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ कितना होता है, तो सदैव 1 से अधिक होता है। प्रथम श्रेणी में क्या था, 1 से कम, 1 से अधिक, 1 के बराबर यांत्रिक लाभ होता था। यही तो था। देखिए प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में क्या था, देखियो यहाँ पे लिखा है 1 से अधिक भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है। लेकिन द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या है, सदैव 1 से अधिक होगा। सदैव कितना होगा, 1 से अधिक यांत्रिक लाभ होगा। अब इसके उदाहरण देख लीजिए। सरौता है, नींबू निचोड़ने की मशीन है, एक पहिए की कूड़े ढोने की गाड़ी हो गई आपकी। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक उदाहरण कौन है, सरौता जानते हो ना आप, सरौता कैसे बना होता है, ऐसा कुछ बना होता है ना कि ऐसे जाके ऐसे कुछ बना होता है, ऐसे ऐसे बना रहता है, यहाँ पे ऐसे ब्लॉक रहता है पूरा, ठीक है। ये छड़ एक दूसरे में टच करने लगती है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये थोड़ा यहाँ पे गोल गोल होता है, ये होता है यहाँ पे क्या, आलम्ब होता है। क्या होता है, आलम्ब यहाँ पे होता है। और क्या बताए थे यहाँ पे, आयास यहाँ पे बल लगाते हैं ना, ये देखो आयास यहाँ होता है। भार कहाँ होता है, ये बीच में। सुपारी वगैरह जो रखते हो आप, देखो ना आप, अगर सरौता के बीच में सुपारी रखते हैं ना, जब काटते हैं और बल लगाते हैं इसके हत्थों पे, यहाँ पे बल लगाते हैं, यहाँ पे फोर्स लगाते हैं, यहाँ पे फोर्स लगाते हैं ना हम, कहाँ बल लगाते हैं, देखो यहीं पर तो बल लगाते हैं, यहाँ पे हम बल लगाते हैं, और यहाँ सुपारी रखते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ सुपारी रखते हैं, और ये होता है घूमने वाला, यही तो बताते हैं, यही तो घूमने वाला है, यही तो आलम्ब हुआ। तो वही बता रहे हैं कि सरौता किस प्रकार, आप सरौता देखो, आप देख लेगा आपके मन में, आपको हमने फिगर बना के बता दिया, अब आपको जो है मस्तिष्क में बैठ गई बात कि सरौता जो है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। इसकी डिफिनीशन जरूरी है, डिफिनीशन ज्ञात होगी तभी आप क्या कर पाओगे, तभी आपके उसके उदाहरणों को, मतलब उस पर आधारित यंत्रों को पहचान पाओगे कि ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण है या प्रथम श्रेणी का है या तृतीय श्रेणी का है। तो ठीक, तो ये क्लियर हो गया ना। अब अगला उदाहरण देखो, नींबू निचोड़ने की मशीन भी सिस्टम होता है। देखिए आगे वो होता है, बीच में बल रखा जाता है, हाथों से प्रेशर लगाया जाता है, मतलब आयास किया जाता है, एफर्ट किया जाता है। एक पहिए की कूड़ा ढोने की गाड़ी में भी यही सिस्टम होता है, क्योंकि बीच में भार होता है, पहिया आगे होता है, हाथों से हम प्रेशर लगाते हैं तब चलती है गाड़ी, तो बीच में भार होता है ना। तो क्लियर है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक क्या, सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए की कूड़ा ढोने की गाड़ी क्या है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है, आलम्ब F आयास E के बीच में भार W होता है। और प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में क्या था, जो आलम्ब F था, आयास E और भार W के बीच में स्थित था। तो ये क्लियर हो गया द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। आगे बढ़ते हैं, आगे है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक क्या होता है, इस श्रेणी के उत्तोलकों में आलम्ब F भार W के बीच में आयास होता है। यहाँ पे देखो अलग सिस्टम, यहाँ क्या आलम्ब F दे दिया गया है, भार W है, इसके बीच में इफर्ट है, यहाँ बीच में है आयास, ठीक है। देखो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या है, सिस्टम है कि आलम्ब F भार W के बीच में आयास होता है। देखो प्रथम श्रेणी में क्या था, आपका आलम्ब बीच में था, तो देखो प्रथम श्रेणी में आपका आलम्ब बीच में था, यानी फोर्स आलम्ब बीच में था, ठीक है। द्वितीय श्रेणी की उसमें W बीच में हुआ, ठीक है। अब क्या बीच में हो रहा है, अब इफर्ट बीच हो रहा है। एक ट्रिक आप बना सकते हो, FWE या कह सकते हो ऐसे आप, हाँ ऐसे ही समझो, इंग्लिश में सही रहेगा, क्योंकि FWE पहले प्रथम श्रेणी में क्या, F मतलब आलम्ब, द्वितीय श्रेणी में क्या बीच में होता है, भार वेट, तृतीय श्रेणी में क्या होता है, सॉरी ये जो है यहाँ पे, हाँ ठीक है। देखो द्वितीय श्रेणी में ये तो भार ही तो बीच में होता है, तृतीय श्रेणी में क्या होता है,
आपका इफर्ट, जो आयास, जो बल होता है, लगाया जाता है, वो कहाँ होता है? वो हमारा बीच में होता है। ठीक है, तो क्या है, दोबारा देख लेते हैं। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक, इस वर्ग के उत्तोलकों में आलम्ब F भार W के बीच में आयास E होता है। बीच में क्या होता है? आयास E होता है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ कितना होता है? 1 से कम होता है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ सदैव कितना होता है? 1 से कम होता है। प्रथम श्रेणी में क्या था? 1 के बराबर यांत्रिक लाभ होता था, या 1 से कम भी हो सकता था, या 1 से अधिक भी हो सकता था। द्वितीय श्रेणी में क्या था? सदैव 1 से अधिक यांत्रिक लाभ होता था। तृतीय श्रेणी में क्या है? सदैव 1 से कम होता है। ठीक है, जैसे चिमटा हो गया, चिमटा मनुष्य का हाथ है। चिमटा में क्या होता है? हम बल लगाते हैं, देखो ना, ये क्या बता रहा, आलम्ब F जैसे F के और W इधर दिया है E। क्या होता है? देखो चिमटा में क्या होता है, नीचे इधर किनारे साइड देखो, इस साइड ये चिमटा होता है, ऐसे चिमटा होता है, ऐसे ऐसे तो होता है। यहाँ पे रहता है वो सिस्टम, ये आलम्ब जो है यहाँ पे रहता है आलम्ब। और हमेशा ये आपका आयास है, आयास यहाँ पर हम लगाते हैं बल, आयास जो है आपका यहाँ लगाते हैं, और भार यहाँ पे कहीं आगे बिल्कुल होता है। रोटी में क्या होता है? रोटी चिमटे में आगे से पकड़ी जाती है ना, रोटी आगे चिमटे से पकड़ी जाती हैं। लेकिन हमें क्या होता है, हम बल यहाँ बीच में लगाते हैं ना, बल तो बीच में लगाते हैं, क्यों? और हमारा ये जो रोटेशन मूड कहाँ से होता है? यहाँ से होता है, घूमने वाला। तो क्लियर है ना? मनुष्य के हाथ में भी, हाथ में देखिए आगे से बल, आगे से आप कोई चीज़ उठाते हो, लेकिन ये घूमती बल जो है आपका बीच से लगता है। इफर्ट जो है बीच से होता है, हाथ से देखो घुमाओ हाथ तो बीच कुहनी से घूमता है ना। हाथ में बल लगाओगे तो कुहनी से बल लगता है ना, इफर्ट वहीं होता है, इफर्ट वहीं से होता है, और घूमता यहाँ कंधे से है। तो क्लियर है ना चीज़? चलिए, प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के बारे में क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे दिया है गुरुत्व केंद्र। क्या? गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र क्या होता है फ्रेंड्स? गुरुत्व केंद्र होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इंग्लिश में बोलते हैं। क्या होती है? किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र, किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है। यहाँ पे कार्य लिख गया, प्रिंटिंग मिस्टेक है, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ भार होगा। किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए, चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए। बता रहे हैं ना, किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए, चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए। वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। वस्तु का भार कहाँ काम करता है? वस्तु का भार सदैव क्या होता है? गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। अतः गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर ऊपरमुखी बल लगाकर हम वस्तु को संतुलित रख सकते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए आप हाथ में गेंद लिए हो ऊपर, है तो ये भार है ना, जब नीचे गिरती है, ये हाथ में आप बॉल लिए हो, ये नीचे गिरेगी ना, आप अगर छोड़ दोगे नीचे ही तो गिरेगी। बता रहे हैं ना कि यदि किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए। वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। अतः गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर ऊपरमुखी बल लगाकर हम वस्तु को संतुलित रख सकते हैं। यही बता रहे हैं। अगर हम यहाँ पे इस बॉल है, बॉल गिरने लगी, आपके हाथ से छूट गई, अगर बॉल पे आप पहले पकड़ लो या बॉल को पकड़े हो आप, तो एक प्रकार से क्या है, आप उस पर बल ही तो लगाए हो, ये कंट्रोल किए हो ना, ऊपरमुखी बल, उस पर ऊपर के मुख बल लगाए हो, तभी वो नीचे नहीं गिर रही। वही बता रहे हैं। अतः गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर, जितना भार है उतना ही हम लोग बल लगा दें तो क्या होता है, बल लगाकर हम वस्तु को संतुलित रख सकते हैं। वस्तु संतुलित मतलब क्या, उसी अवस्था में रखेंगे। जैसे हाथ में गेंद है तो वो गेंद में मतलब गिरने नहीं पाएगी। अगर आप हाथ से छोड़ दोगे तो सीधा क्या बोल रहे हैं कि सीधा वो नीचे आएगी। गुरुत्व केंद्र क्या होता है, उसके ठीक नीचे काम करता है, तभी तो नीचे आती है। भाई कोई चीज अगर नीचे गिरती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही गिरती है ना। अगर गुरुत्वाकर्षण बल ना हो, नीचे कार्य करे, तो कोई वस्तु नीचे गिरेगी ही नहीं। क्यों? यही तो न्यूटन ने बताया था। ठीक है,
तो वही बता रहे हैं, किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए। वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है, अतः गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर ऊपरमुखी बल लगाकर हम वस्तु को संतुलित रख सकते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब आगे बढ़ते हैं हम, क्या दिया है आगे, दिया है संतुलन के प्रकार। संतुलन के प्रकार, ठीक है। अब संतुलन के प्रकार पढ़ते हैं। संतुलन के कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। संतुलन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। कौन सा? एक स्थायी संतुलन, एक अस्थायी संतुलन, एक उदासीन संतुलन। प्रश्न पूछा जाए सपोज दैट कि संतुलन के कितने प्रकार होते हैं? 3। कौन कौन? स्थायी, अस्थायी, उदासीन। अब इन तीनों संतुलनों के बारे में हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है दिया है? पहला है स्थायी संतुलन। क्या है? स्थायी संतुलन। स्थायी संतुलन क्या होता है? अब यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित किया जाए और बल हटाते ही पुनः वह पूर्व स्थिति में आ जाए तो ऐसी संतुलन स्थिति को स्थायी संतुलन कहते हैं। क्या है स्थायी संतुलन? यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित किया जाए और बल हटाते ही वह पुनः पूर्व स्थिति में आ जाए तो ऐसी संतुलन की स्थिति को स्थायी संतुलन कहते हैं। ठीक है, मतलब अगर कोई वस्तु है, किसी वस्तु पर जैसा अगर हम बल लगा दें और कह रहे हैं ना, यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित कर दें, थोड़ा सा विस्थापित हम कर दें, लेकिन वो क्या हो, जैसे ही हम बल हटाएं वह फिर से अपनी पुरानी स्थिति में आ जाए, तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे? स्थायी संतुलन। मतलब वो जो इसका संतुलन है स्टेबल है, बिल्कुल वो निर्धारित है। आप बल लगाओगे थोड़ी देर के लिए भले वो मतलब अपना संतुलन की अवस्था छोड़ देगी, लेकिन जैसे ही आप बल हटाते हो क्या होता है? वो पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाती है। ऐसी संतुलन अवस्था को क्या कहते हैं? ऐसी संतुलन को यहाँ पे को होगा, यहाँ ऐसी संतुलन को, ऐसी संतुलन की अवस्था को स्थायी संतुलन कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी संतुलन को स्थायी संतुलन कहते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है? अस्थायी संतुलन। क्या है? अस्थायी संतुलन। ये क्या होता है? यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन अवस्था से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ने पर वह पुनः संतुलन की अवस्था में ना आए तो इसे अस्थायी संतुलन कहते हैं। अस्थायी संतुलन क्या है? यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन अवस्था से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ने पर वह पुनः संतुलन की अवस्था में ना आए तो इसे अस्थायी संतुलन कहते हैं। क्या कहा इन्होंने? वस्तु को अगर कोई संतुलन अवस्था में कोई वस्तु है रखी है, उसे जो क्या करते हैं हम थोड़ा सा विस्थापित कर दें, थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दें, फिर बल हमने लगाया उस पर, हटा दे बल अपना, तो क्या होता है कि वस्तु अपनी पुनः संतुलन की अवस्था में क्या होता है? नहीं आती है। अगर वस्तु अपनी पहली वाली सिचुएशन पे नहीं आती है तो ऐसी संतुलन की अवस्था क्या कहते हैं हम? अस्थायी संतुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थायी संतुलन कहते हैं। यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन अवस्था से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ने पर पुनः संतुलन की अवस्था में ना आए तो इसे अस्थायी संतुलन कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्या है? उदासीन संतुलन, जिसे लास्ट पॉइंट। ठीक है, उदासीन संतुलन क्या है? यदि किसी वस्तु को संतुलन की स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करने पर, यदि किसी वस्तु को संतुलन की स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करने पर उसका गुरुत्व केंद्र G उसी ऊंचाई पर बना रहता है तथा छोड़ देने पर वह वस्तु अपनी नई स्थिति में संतुलित हो जाती है तो उसका संतुलन उदासीन संतुलन कहलाता है। उदासीन संतुलन क्या होता है? यदि किसी वस्तु को संतुलन की स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करने पर उसका गुरुत्व केंद्र G उसी ऊंचाई पर बना रहता है, उसका गुरुत्व केंद्र G उसी ऊंचाई पर बना रहता है तथा छोड़ देने पर वह अपनी नई स्थिति में संतुलित हो जाती है तो उसका संतुलन उदासीन संतुलन कहता है। कह रहे हैं कि अगर अब है कोई वस्तु पर हम अगर विस्थापन मतलब थोड़ा सा विस्थापित कर रहे हैं तो जो उसका गुरुत्व केंद्र है उसी ऊंचाई पर बना रहता है और छोड़ देने पर क्या होता है? मान लीजिए हमने विस्थापित कर दिया और उस पर बल हटा दिया तो क्या होता है? वो अपनी नई जो जिस अवस्था में हो गई, मान लीजिए कोई वस्तु हमने उठा ली, यहाँ से ये वस्तु रखी है, उसको उठा के हमने क्या किया? यहाँ रख दिया है और इसको धक्का मार के यहाँ ले आए। ठीक है, और बल हमने हटा दिया तो ये वस्तु क्या है?
अब यहीं पर रहेगी, इसी स्थिति में संतुलित हो गई, तो इसे क्या कहेंगे? उदासीन संतुलन कहेंगे। क्या कहेंगे? उदासीन संतुलन, उदासीन संतुलन। तो अब तीनों संतुलन क्लियर हो गए, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पे दिया है स्थायी संतुलन की शर्तें। क्या दी हैं? स्थायी संतुलन की शर्तें। देख लेते हैं कौन कौन शर्तें हैं। किसी वस्तु के स्थायी संतुलन के लिए दो शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। पहला क्या? वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिकाधिक नीचे होना चाहिए। वस्तु का जो गुरुत्व केंद्र है अधिक से अधिक नीचे होना चाहिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा कौन सी होती है? ये रेखा, ये। ठीक है। जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से गुजरनी चाहिए, वस्तु के आधार से गुजरनी चाहिए। क्या बता रहे हैं? गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से गुजरनी चाहिए। ठीक है। जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, आधार मतलब ये जो वस्तु कोई है, ये वस्तु यहां थी, और गुरुत्व केंद्र क्या बोलते हैं? गुरुत्व केंद्र नीचे ही होगा ना, से होकर ऊर्ध्वाधर रेखा कोई जाएगी तो वस्तु के आधार से होकर तो गुजरेगी ना, सीधी सी बात है। तो आज का जो लेक्चर है यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।